अब हमारा अगला टॉपिक है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक बात तो हम समझ ही रहे हैं, वी नो दैट, एक बात हम जान ही रहे हैं क्या, कि अगर बॉडी पर चार्ज आता है QT मीन्स टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो आ रहा है वो इधर प्लस आएगा और माइनस आएगा, ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे, या तो प्लस में चार्ज आएगा या तो माइनस में आएगा, और हमेशा E के मल्टीपल्स में आएगा। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं तो हमेशा पूरे पूरे जाते हैं, मतलब आधा पौना सवा इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, 6.5, पौने 7, सवा 8, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इंटीजर में ही जाएंगे। सपोज जैसे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन गया तो 8 ही आया, ठीक है, 9 जाते 9 ही आता, 2 जाता 2 ही आता, इसी तरीके समझ रहे हैं। तो टोटल चार्ज जो बॉडी पे आएगा या तो वो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, और हमेशा E के ही मल्टीपल्स में आएगा। और ये मल्टीपल जो भी होगा, ये मल्टीपल यहाँ पे जो भी होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब कुल मिला के अल्टीमेटली रहेगा इंटीजर ही, यानी दैट इज n की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर ही होगी, एक इंटीजर ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, n हो गया इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। लगे हाथ एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पे n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। हाँ भाई, ये 8 क्यों आया, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन गए थे। ठीक है, तो ये n क्यों आया, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन गए होंगे, यानी n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, और E क्या है, E है एलिमेंट्री चार्ज, E है एलिमेंट्री चार्ज या बेसिक चार्ज या क्वांटम चार्ज। इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, मतलब कितना अच्छा फॉर्मूला है। मतलब ये कि इस फॉर्मूले में केवल 2 ही चीज़ें हैं जो अननोन हो सकती हैं, n और q, बाकी E तो अंडरस्टूड है, पता ही होगा, ना ही कोई बताएगा, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। और इसी फॉर्मूले को अगर आप एक लैंग्वेज में बोल देंगे तो एक स्टेटमेंट बन जाएगा, जैसे बोला जाएगा लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, ये देखिए मैंने लिख भी दिया है, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज integral multiple of elementary charge. Okay, this statement is called law of quantization or law of atomicity of electric charge on a body. ठीक है, तो नेक्स्ट है अपने पास, अब इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो मैं ये 2 क्वेश्चन फिलहाल इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये बुकिश क्वेश्चंस नहीं है। इन दोनों क्वेश्चंस को कराने का एक पर्पज़ है, उस पर्पज़ को आप समझिएगा, क्योंकि जो Q बराबर प्लस माइनस एनी मैंने आपको बताया वो कैसे यूज़ किया जाता है और किन किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। पहला टाइप का क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी रिमूव फ्रॉम अ बॉडी सो दैट इट कैन गेट 1 कूलॉम इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं और नोटिस करिए यहाँ पे जो टोटल चार्ज दिया गया है बॉडी का वो 1 कूलॉम है। क्योंकि चार्ज दिया नहीं गया है इसलिए साइन प्लस में लिया जाएगा। आपसे यहाँ पे बोला गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी आपको हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शब्द मिलेगा चार्ज से रिलेटेड तो आप समझ जाइएगा कि Q बराबर प्लस माइनस एनी लगेगा। ठीक है, तो अब मेरा पहला ऑब्जेक्टिव मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी n की वैल्यू निकालनी थी, तो पहला ऑब्जेक्टिव मेरा ये था कि कभी भी आपको Q दिया हो और n निकालना हो या n दिया हो Q निकालना हो, आप हमेशा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग Q टोटल इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी।
अब सवाल उठता है प्लस लें कि माइनस लें, दोनों तो एक साथ तो ले नहीं सकते। तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको साइन यहाँ पे प्लस ही लेना है, अगर माइनस का चार्ज दिया गया होता तो आप माइनस का चार्ज लेते। ठीक है, इसको आगे भी हम यूज़ करेंगे। चलिए अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो जब हम +1 यहाँ पे रखेंगे और ये प्लस का n हमें निकालना होगा, e की वैल्यू जैसा कि मैंने बताया अंडरस्टूड रहती है 1.6 × 10⁻19 रहता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 1/1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और ये हमारा आंसर है जो कि यहाँ गिवन है। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। दूसरे क्वेश्चन को कराने का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। मतलब कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है, चेक वेदर द फॉलोइंग चार्जेस एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी और नॉट, मतलब कि फला फला चार्ज किसी बॉडी के ऊपर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उस बॉडी को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा तो हमेशा Q बराबर N ही आप लगाएंगे। और उसको करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे उसका, इसमें भी 2 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, कि यहाँ पे 1 कूलॉम चार्ज का मतलब ये हो गया कि आपको किसी बॉडी में से 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके उस बॉडी पे 1 कूलॉम चार्ज आ पाएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारा पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट हम इधर करेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं। पहला पार्ट में जो टोटल चार्ज हमको दे रखा गया वो माइनस का 16 कूलॉम दे रखा गया है। तो मैंने आपसे कही दिया कि हमेशा आपको Q = +- लगाना है अगर चेक करना है। चेक करने के लिए अगर बात आती है तो अल्टीमेटली इसमें भी आपको n ही निकालना है। चेक करने का तरीका ये है कि n की वैल्यू निकालिए। n की वैल्यू अगर इंटीजर आती है देन एग्जिस्ट करेगा, और n की वैल्यू अगर इंटीजर नहीं आती तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कुल मिला के अल्टीमेटली आप ये समझिए कि आपको यहाँ भी n ही निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यूजिंग टोटल चार्ज इज इक्वल टू माइनस का n ही लेना पड़ेगा क्योंकि चार्ज माइनस का दिया है। तो माइनस का 16 इज इक्वल टू माइनस का n इंटू 1.6 × 10⁻19 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 10⁻20 आ जाएगी, जो कि एक इंटीजर है। तो आंसर आया यस, ये एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड पार्ट है, टोटल चार्ज जो है वो प्लस का 0.8 × 10⁻19 कूलॉम है। ठीक है, यहाँ भी समझ ही गए होंगे आपके n ही निकालना पड़ेगा, तभी आप चेक कर पाएंगे कि चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर से आप लिखिए यूजिंग, और टोटल चार्ज इज इक्वल टू, इस बार प्लस का n ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो है वो प्लस का 0.8 × 10⁻19 है, ये डेसिमल लगा है, इज इक्वल टू n निकालना है, और e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0.5 आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो आंसर आ गया नो। ठीक है, मतलब ये वाला चार्ज बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है, ये वाला, और ये वाला किसी बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज इतना, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। नंबर 2, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ठीक है, आंसर दिस एंड दिस। मतलब आपको सबसे पहले तो क्या समझना है ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, यानी एक बात तो तय है कि पॉलीथीन पीस को वूल के साथ रब किया गया और पॉलीथीन में नेगेटिव आया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जितने भी गए हों, मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन गए, तो n इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन पीस में गए हैं, राइट। तो जिससे जो पॉलीथीन पीस पे चार्ज आया है गिवन, जो चार्ज ऑन पॉलीथीन पीस है वो माइनस का आया है 3.2 × 10⁻⁻7 कूलॉम। ठीक है, तो हम पहले सवाल पे आते हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n निकालना है।
ठीक है। तो मैंने कहा था Q दिया हो N निकालना हो, N दिया हो Q निकालना हो, हमेशा Q बराबर N ही लगाते हैं। तो यूजिंग चार्ज ऑन पॉलीथीन इज इक्वल टू माइनस NE लगाना पड़ेगा। तो माइनस में 3.2 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू माइनस का N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो N की वैल्यू 2 इंटू 10⁻12 आएगी। ये हमारा आंसर है। मतलब ये कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। अब सवाल उठता है क्या मास ट्रांसफ़र हुआ वूल से पॉलीथीन में? तो जवाब है हाँ हुआ, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन में थोड़ा बहुत मास तो होता ही है। 9.1 इंटू 10⁻31 kg वैल्यू होती है। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए? 2 इंटू 10⁻12। और एक इलेक्ट्रॉन में मास कितना? 9.1 इंटू 10⁻31, यानी एक इलेक्ट्रॉन में इतना मास। तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स में से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो 1.82 इंटू 10⁻18 kg ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इतना मास ट्रांसफ़र हुआ था। अगला टॉपिक है आपके पास ये कि इफ़ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। ठीक है, इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर एक बॉडी पे 1 कूलम चार्ज चाहिए तो 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं तो हमें एक कूलम चार्ज बनाने में कितना समय लगेगा। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि हम जान ही रहे हैं कि एक कूलम जो होता है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब ये है कि हमसे ये पूछा गया है कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। बिकॉज 10⁻9 electrons are transferring in 1 second, therefore 1 electron will transfer in 1/10⁻9 second. So how much? 6.25। इतने इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। इतने इलेक्ट्रॉन जब तक ट्रांसफ़र नहीं होंगे तब तक कैसे 1 कूलम बन पाएगा। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगेगा? 6.25 इंटू 10⁻18 और 10⁻9 सेकेंड से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए एस्टीमेटेड टाइम जो आएगा वो इससे डिवाइड कर देंगे तो 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं अपने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप पानी में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एक कप पानी में 250 ml वाटर माना जाता है स्टैंडर्डली। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कप इज इक्वल टू 250 ml। फाइन। सो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पानी के लिए आपको बता दूं 1 ml पानी 1 ग्राम पानी के इक्विवेलेंट होता है। तो इसलिए मास ऑफ वाटर इन अ कप इज इक्वल टू 250 grams. Okay, so how many water molecules will be there? कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? पहले हम वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे कितने होंगे। उसके बाद एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो उनमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कि n आ जाएगा तो q ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। तो मेन प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने का। उसके लिए हम लोग मोल कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। बिकॉज 18 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट,
of H2O is equivalent to 6.022 into 10 to the power 23 H2O molecules. ठीक है, therefore 1 gram of water is equivalent to 6.022 into 10 to the power 23 upon 18 H2O molecules. Therefore अपने पास कितना पानी है, 250 ग्राम, तो 250 ग्राम ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250 H2O मॉलिक्यूल्स. ये हो गया H2O मॉलिक्यूल्स. नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं. नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 250 अपॉन 18. ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10. हाइड्रोजन में एक होता है, 2 हाइड्रोजन के 2 हो गए, और ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो टोटल 10 हो गए. तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो चार्ज बस निकालना है, n आ गया, यानी दैट इज n की वैल्यू 6.022 अपॉन 18 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 250 हो गई. ठीक है, तो बस ख़त्म. बिकॉज टोटल चार्ज इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एनी, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों निकालना था. प्लस n की वैल्यू आ गई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 250 अपॉन 18 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. सॉल्व कर लेंगे तो टोटल चार्ज आएगा प्लस एन माइनस 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर.